जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण की इस महामैराथन क्लास में। मात्र एक वीडियो में संपूर्ण फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण को आज हम कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर सबसे शानदार और दमदार कंटेंट का देने का जो दावा मैं करता हूं, उसी क्रम में आज की ये क्लास रहेगी। VAVSC VCOM सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के हित को ध्यान में रख करके हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। दोस्तों, अगर आप इस क्लास को अंत तक वॉच कर लेते हैं तो आप खुद कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में गेन कर पाएंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो कहीं और से किसी सीरीज से पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। MCQ क्वेश्चंस के साथ हम संपूर्ण डिटेल्स को जानेंगे। इस वीडियो में बहुत अच्छे और एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हमने सारा कंटेंट तैयार किया है। चलिए, तो आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, लिखना स्टार्ट कर दें और जब तक वीडियो आप कंप्लीट वॉच ना कर लें आप रुकेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि देखो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है आप महामैराथन इस क्लास को कंप्लीट कर डालिए। प्रश्न नंबर 1, हमारे शरीर को पोषित करता है भोजन, भुखमरी, रोग या फिर कीटाणु। दोस्तों, भोजन जो है हमारे शरीर को पोषित करता है। अब यहाँ से हम कुछ फैक्ट जानेंगे 3 से 4। मानव जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या है भाई? भोजन है। ठीक है, सबसे पहली आवश्यकता की अगर मैं बात करूं तो वो भोजन होती है दोस्तों। ठीक है, अब समझो, देखो, बेसिक जो नीड है, मानव की जो मुख्य जरूरतें हैं वो क्या है? तो वो है रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी अर्थात भोजन, है ना। कपड़ा अर्थात वस्त्र, आप सबको पता होगा। आवास या मकान की मैं बात करता हूँ। 3 चीजें जो है मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी है। पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है वो क्या कहलाता है भाई? उसे हम भोजन कहते हैं। ठीक है, भोजन से ही हमारा शरीर पलता और पुष्टा है। रोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उस आहार को हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। इतनी बात अपने माइंड में सेट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखो भाई, जो पोषक तत्व हैं उनको हम 3 रूपों में या 3 समूहों में विभाजित करते हैं। अब आप कहेंगे सर कौन कौन? देखो, एक तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, दूसरा निर्माणात्मक पोषक तत्व, तीसरा संरक्षात्मक पोषक तत्व। कहने का मतलब हुआ ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जित करते हैं हमारे शरीर। दूसरा, जो हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, ऐसे पोषक तत्व। ठीक है, और संरक्षात्मक पोषक तत्व का अर्थ हुआ जो हमारे शरीर का संरक्षण करते हैं। हमारे शरीर का संरक्षण कैसे करेंगे? बीमारियों से करेंगे, जो रोग हैं उनसे करेंगे, जो वायरसेस हैं उनसे करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुख्य पोषक तत्व की अगर बात करूं तो कुछ जो है मुख्य पोषक तत्व में गिने जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर और फिर जल। ठीक है, पोषक तत्व हो या फिर पौष्टिक तत्व हो, एक ही बात है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लाइक कर दो क्लास को अगर पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो, है ना। बिल्कुल। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण 2 प्रकार का होता है, एक सुपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। सुपोषी पोषण क्या है? तो सुपोषी पोषण में ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, और परपोषी पोषण क्या है? फिर परपोषी पोषण में ऐसे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना। किसी दूसरे पर निर्भर रहें तो परपोषी पोषण, खुद बना लें तो सुपोषी पोषण। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर बात करें, पोषण में जो प्रोसेस सम्मिलित है वो कौन कौन सी है? देखो, एक आहार ग्रहण करना, उसका पाचन होना, अवशोषण होना, चयापचय और उत्सर्जन होना आखिरी में। तो ये जो 5 चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो पोषण में सम्मिलित होती है। बहुत बढ़िया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब समझो एक बात। देखो, बेसिक 3 प्रोसेस जो है पोषण की मानी जाती हैं। अब अगर अवस्था की बात करूंगा तो वो मैं अलग बताऊंगा। देखो, पहले यहाँ समझते हैं। 3 जो चीज़ें आती हैं, मुख्य पाचन, अवशोषण और चयापचय। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ जाए कि भाई बता दो पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप आंसर केवल 4 लगाएंगे। याद रखेंगे इस बात को। क्या लगाएंगे आप आंसर? सर 4 लगाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन में दिख जाए
कि कौन कौन से हैं, ABCD, E और K। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन 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 से? तो एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे की हम बात करें अगर तो वसा में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन से हैं? B और C हैं, वसा में A, D, E, K हो जाएंगे आपके। प्रश्न नंबर 6 की मैं बात करूं, आपकी स्क्रीन पर है, हमारे शरीर में लगभग कितना जल पाया जाता है? तो भाई साहब 60% जो जल है हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, और देख लेना अंत तक, बिल्कुल वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे जब तक पूरी ना हो जाए। क्या यार, आप अगर ये आप 30 से 40 मिनट की ये क्लास नहीं देख पा रहे हो, उससे कम ही रहेगी, है ना। ये क्लास अगर एक नहीं देख पा रहे हो तो फिर बेकार है, क्योंकि देखो माइनर सब्जेक्ट आपका ऐसा विषय होता है जो आपकी परसेंटेज को चमका देगा। अब आखिरी में देखना जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, आप खुद देख लेना कि आपके एग्जाम में, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो देखना आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे इस वीडियो से। शरीर निर्माण के तत्वों में जो जल है उसका अहम योगदान होता है। आप इतनी बात याद रखेंगे, शरीर के निर्माण में अगर सहायक कोई पोषक तत्व है तो वो प्रोटीन है। इतनी भी बात आप याद रखेंगे बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में। देखो, अम्ल जो भोज पदार्थ है, एसिड, अगर हम एसिड भोज पदार्थ की अगर बात करें तो वो अंडा होता है, इतना आप याद रखेंगे अपने माइंड में। ठीक है, चलो अब 7 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। अब यहाँ से 2%, 1% क्रीम या फिर मक्खन से कुछ परसेंटेज में क्वेश्चन है। ठीक है, और परसेंटेज में या फिर प्रतिशत में हमने इस वजह से लिए है क्योंकि यहाँ से जो 4-5 चीज़ें हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर, इस बात की गारंटी है। देखो, 2% क्रीम में बसा की जो मात्रा है वो 25 से 30% होती है और 1% क्रीम में 18 से 29%। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी इस बात की मेरी, है ना। अगर मैं बात करूँ मक्खन में कितनी है तो आप कहेंगे सर 80% है। दही में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की अगर मैं बात करूँ तो 5.2 से लेकर 6.5% तक हो जाएगी। चलो, या तो मक्खन में की पूछ ले या 1%, 2% क्रीम की पूछ लेगा। दही में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 5.2 से 6.5 और दूध में खनिज लवणों की मात्रा तो आप कहेंगे सर 0.6%। माता के दूध में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो आप कहेंगे सर 4% पाया जाता है। सोयाबीन में बसा की मात्रा कितनी होती है ना, बताओ। सोयाबीन में बसा की मात्रा कितनी होती है, ये हमने लिखा नहीं शायद, कोई बात नहीं, छोड़ो इसे, पर आप इसको याद रखेंगे। सोयाबीन कितने प्रतिशत होती है तो 35 से जो है वो 45% के आसपास सोयाबीन में पाई जाती है। आप सबको एक बात और पता होगी, है ना। अच्छा, अगर हम बसा की बता भी दें आपको, चलो अच्छा लिख लो। बसा की अगर मैं बात करूं दोस्तों 17 से 22% याद रखेंगे आप, कितनी, 17 से 22% जो है बसा, सोयाबीन में बसा की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन में प्रोटीन अगर आपसे पूछ ले कितनी पाई जाती है तो आप कह देंगे सर 35 से 45% तक जो है सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो नेक्स्ट, है ना। सब्सक्राइब कर लो यार, फिजिकल एजुकेशन योगा की बहुत जल्द मैराथन मिल जाएगी आपको। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। दालों में कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है? तो देखो भाई, मैथियोनिन जो है वो नहीं पाया जाता है। अब कौन कौन से एसिड होते हैं तो एक तो लाइसिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है और ल्यूसिन होता है। आपको हमने खूब पढ़ाया है, 3 से 4 क्लास अगर जो हमने पहले बनाई है फूड प्रोसेसिंग की, अगर आपने देखी होंगी तो आपको सब पता चल रहा होगा, है ना, और रिवीजन भी हो रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। लाइसिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, ये तीनों एसिड पाए जाते हैं, मैथियोनिन नहीं पाया जाता है। बहुत बढ़िया। अब सुनो दालों की बात। देखो, दालों में प्रोटीन पाया जाता है और सबसे ज़्यादा किस दाल में प्रोटीन पाया जाता है तो आप कहेंगे सर सोयाबीन की दाल में पाया जाता है। दालों में विटामिन सी जो है वो नहीं होता है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि एक लाइन में लिखा है पर है इंपॉर्टेंट, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। वो आपसे अगर कह देगा कि बताओ दालों में क्या नहीं होता है, कौन सा पौष्टिक तत्व या कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर विटामिन सी नहीं होता है। या ऐसा ही पूछ ले कि बताओ दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर विटामिन सी नहीं होता है। अब कौन कौन से विटामिन होते हैं तो थायमिन होता है, विटामिन B2 होता है, या फिर नियासिन की बात करें तो ये होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 9 नंबर का प्रश्न, निम्न में असुरक्षात्मक आहार कौन है? तो आप सबको पता होगा यार कि असुरक्षात्मक आहार में जो है वो शर्करा या फिर शक्कर की बात अगर कहीं पे होती है तो बिल्कुल वही माना जाता है। शर्करा एक जो सब्जी है, अरबी है, आलू है और शकरकंद की अगर बात होती है तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं असुरक्षात्मक आहार में आ जाती हैं। और अगर आपको बताएं तो शक्कर को मीठा जहर भी कहते हैं, बताओ कहते हैं कि नहीं? ज़्यादा आप इसका अगर सेवन करते हैं तो एक जो बीमारी, लाइलाज बीमारी जो चल रही है, मधुमेह, है ना, इससे पीड़ित हो सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट, केला में अधिक मात्रा किसकी होती है? तो आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा केला में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब फलों के प्रकार से देख लो, फलों के 3 प्रकार बेसिकली हमने रखे हैं, एक बीजयुक्त फल, सरस फल और संगृहित फल। असत फल और सत्य फल आपने सुने कि नहीं सुने, बताओ इसके बारे में बता दो आप।
पहले देखो आप फलों के प्रकार 3 आप याद रखेंगे, बीजयुक्त, सरस और संगठित। ठीक, अब 3 फलवृत्ति कौन कौन सी? फलवृत्ति कितनी? तो आप कहेंगे सर 3, बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति और अंतः फलवृत्ति। फलों में जो 39% जो भाग होता है वो अभोज्य होता है। कहने का अर्थ फल जो है उसका 39% भाग अभोज्य होता है, भोज्य के योग्य नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। रम तैयार होती है, रम कैसे तैयार होती है? तो आप कहेंगे सर गन्ने से, गन्ने के रस से जो है रम तैयार होती है। अब रम है क्या? रम देखो एक बाइन है। क्या है? रम बाइन है। मादक पदार्थ कौन कौन सी हैं? भांग है या फिर शराब है, ये सब मादक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं जो नशा करते हैं, जिससे नशा होता है। उत्तेजक पदार्थ तो आप कहेंगे सर चाय और कॉफ़ी जो है वो उत्तेजक पदार्थ हो जाएंगे। संपूर्ण आहार की अगर मैं बात करूँ तो दूध जो है वो संपूर्ण आहार में आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 तला। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन, तला हुआ भोज पदार्थ होता है, क्या होता है भाई? मुलायम होता है, देर से पचता है, कठोर होता है या फिर शीघ्र पचता है? तो तला हुआ जो भोज पदार्थ है वो देर से पचेगा, है ना। अब यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट करेंगे हम। देखो कैसे। तेल द्वारा जो भोज पदार्थ है वो तला जाता है। गरम मसाला डालने से जो भोजन है वो स्वादिष्ट हो जाता है। बिल्कुल, आप आसान ना समझना, ये बहुत ऐसी चीज़ है जो मतलब सीधा क्रम में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, है ना। पूरी यूट्यूब पर आप देख लेना, सबसे बेस्ट कंटेंट देने का दावा करता हूँ दोस्तों। गरम मसाला डालने से जो भोजन है वो स्वादिष्ट हो जाता है। तेल द्वारा भोज पदार्थ तला जाता है। छील कर भोज पदार्थ को क्या होता है भाई? आप कहेंगे सर तला जाता है उसे भी। पानी द्वारा भोज पदार्थ को उबाला जाता है। कौन सा अंडा शीघ्र पचता है? तो आप कहेंगे सर अगर हम खाने की बात करें तो वाइल्ड अंडा जो है वो शीघ्र पच जाएगा। ठीक है, बाकी सीधे अंडे जो आप लोग खाते हैं डायरेक्ट, है ना, कच्चे अंडे या फिर अदर जो अंडे होते हैं, उसमें से उबला अंडा अगर देखें तो अपने शरीर में तुरंत पच जाता है, तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। वैसे मैं बताऊँ अगर, तो शाकाहारी बनो, है ना, ये सब चीज़ें बंद करो। 12 नंबर की मैं बात करूँ, अगर भोजन को भली भांति पकाने से क्या होता है? तो भोजन मुलायम और सुपाच्य हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाएगा और सुपाच्य हो जाएगा। ठोस भोजन कैसा होता है? तो ठोस भोजन की बात करूं तो उबला अंडा जो है वो ठोस भोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, और पचता भी जल्दी है। 14 नंबर का प्रश्न, जल के माध्यम से भोजन पकाने की जो विधियां हैं, देखो 3 विधियां हैं, एक उबालना, खदकाना और स्टाइंग। ठीक है, बेकिंग नहीं है, आपको हमने पहले भी बताया था, कई वीडियोस में बताया है। बेकिंग नहीं है, याद रखेंगे, उबालना, खदकाना और स्टाइंग हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खमीरीकरण का उदाहरण है। तो खमीरीकरण के जो उदाहरण है वो 3 चीज़ों में हम लेते हैं, एक तो इडली, डबल रोटी, ढोकला। बताओ ढोकला खाया आपने कि नहीं खाया, है ना चलिए खाए होंगे, है ना। खमीरीकरण से जो प्रोटीन है उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि बताओ खमीरीकरण से किस पौष्टिक तत्व की उपयोगिता बढ़ जाती है? वसा की, विटामिन की, प्रोटीन की, खनिज लवण की? तो आप कहेंगे सर प्रोटीन की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 16 नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो खमीरीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पीएच है। तो खमीरीकरण का सर्वाधिक उपयुक्त जो पीएच है वो 4 से 6 रहता है। और आप सबको पता होगा पीएच के बारे में, अगर 7 से कम है, बताओ 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा है अगर तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं आपके सामने है, सबसे पहले एक फैक्ट समझो, खमीरीकरण से जो लाभ है वो है भोज पदार्थ स्वादिष्ट बनता है, सुपाच्य बनता है और जैविक मूल्यों में वृद्धि होती है। ये खमीरीकरण से आपके लाभ हो जाएंगे। 17 नंबर का प्रश्न, प्रेशर कुकर का उपयोग जो है वो क्यों किया जाता है? तो आप कहेंगे सर खाना पकाने के लिए और समय की बचत करने के लिए, यानी कि कम समय में जो है खाना पकाने के लिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। कोल्ड स्टोरेज के अगर तापमान की बात अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर 0 से 30 फ़ारेनहाइट तक उसका तापमान रखते हैं कोल्ड स्टोरेज का। ठीक है, आप बताओ कोल्ड स्टोरेज का यूज़ हम क्यों करते हैं? बताओ अपनी समस्या आप कमेंट में जल्दी से बताओ हमें। 18 नंबर का प्रश्न, अचारों के संरक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ डाला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, आएगा सीधा एग्जाम में। सोडियम बेंजोएट, क्या डाला जाता है भाई? सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। भोज पदार्थों को समाप्त करने वाले जीव जो है वो ईस्ट है, मोल्ड है या फिर बैक्टीरिया है। आप इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, चलिए शेयर कर दो क्लास को यार, आपके दोस्त भी परेशान हो रहे होंगे, है ना, वो भी सोच रहे होंगे ऐसे कोई क्लास नहीं मिल रही बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल पूरी चीज़ें क्रम से मिल जाएं और बेस्ट मिल जाएं। तो बता देना उन्हें कि BSc MS होम स्टडी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा हर बच्चा, है ना, परिवार है अपना, और सब परिवार के सदस्यों को क्या करते हैं, साथ लेकर के चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भोज पदार्थों की शुष्कता किस विधि द्वारा हटाई जा सकती है? तो भोज पदार्थों की जो शुष्कता है, एक तो वो कोल्ड स्टोरेज विधि के संरक्षण करके हटाई जाती है, और दूसरा
तो आप कहेंगे सर रेफ्रिजरेटर द्वारा भोज्य पदार्थों का संरक्षण करके हटाई जाती है। तो इन दो चीज़ों से जो है क्या करते हैं, शुष्कता को हटाते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 21 नंबर का प्रश्न, फलों व सब्जियों को काटने के लिए चाकू जो है वो कैसा होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर स्टेनलेस स्टील का चाकू ज़्यादा सही रहेगा, है ना। लोहे का चाकू नहीं चलेगा, पीतल का नहीं चलेगा। यार सोने के चाकू से काटोगे क्या, बताओ, है ना, इतना कॉस्टली है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो अनाजों को जो नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे जीव वो है चूहे हैं, ठीक है, और घुन है, कॉकरोच है। तो ये सब जो है क्या करते हैं भाई, अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं। 22 नंबर का प्रश्न, स्थायी परिरक्षण का सिद्धांत है। अस्थायी परिरक्षण का सिद्धांत क्या कीटाणु रहित है, ऊष्मा परिरक्षण है, आर्द्रता संरक्षण है, या फिर कोई नहीं? हो सकता है दोस्तों आपको ये वीडियो फास्ट लग रही हो, है ना, रोक रोक करके चीज़ों को आप लिख लें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि केवल एक विषय नहीं है, आपके बहुत सारे विषय हैं, आपके सभी विषय को आपको कंप्लीट करना है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना। मैं समझता हूँ आपकी बात, इस वजह से जो है आपके लिए चीज़ें मैं आसान करके लाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबसे अच्छा और एक बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर के आ पाऊँ। जो आप हम पर भरोसा करते हैं उस भरोसे पर मैं खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर बात करें राइट आंसर की, तो कीटाणु रहित जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब समझो कैसे। देखो स्थायी परिरक्षण का अर्थ होता है आप किसी भी वस्तु का स्थायी रूप से उसका रक्षण कर पाएँ लंबे समय के लिए। तो ऊष्मा परिरक्षण जो है ये विधि अच्छी नहीं है, ऊष्मा परिरक्षण से काम नहीं चलने वाला। आर्द्रता संरक्षण या फिर नमी से अगर हम बचा लेंगे या नमी के द्वारा बचाएंगे तो क्या इससे सही रहेगा? तो स्थायी परिरक्षण होगा, तो आप कहेंगे सर नहीं होगा, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो यही बचेगा कौन सा? कीटाणु रहित। अगर हम किसी भोज्य पदार्थ को कीटाणु रहित बना लेते हैं जिसमें से जो है वो खाने को खराब ना कर पाए, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया ये सब जो है खाने को खराब कर देते हैं, तो खराब ना कर पाएँ उसकी वजह से अगर हम कीटाणु रहित खाने को बना देंगे तो क्या होगा? स्थायी परिरक्षण हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऊष्मा परिरक्षण सिद्धांत की अगर बात करें तो 3 सिद्धांत हैं दोस्तों। एक संवहन ऊष्मीकरण, दूसरा चालन ऊष्मीकरण, तीसरा विकिरण ऊष्मीकरण। ठीक है, ये तीनों सिद्धांत हो जाएंगे, अपनी कॉपी में लिख लो, अच्छे से समझ जाओ। बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब कर लो यार अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, है ना। जुड़ जाओ, बन जाओ अपना परिवार। और फिजिकल एजुकेशन योगा की नेक्स्ट मैराथन आपको बहुत जल्द मिलेगी और एक अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में मिलेगी, है ना। और साथ ही हम आपको बताएं आपके किसी भी सेमेस्टर में हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। और साथ ही आपको पता भी होगा कि अपनी जो क्लासेस हैं BSc MS शुभम स्टडी प्लेटफॉर्म की कंपटीशन की ओर भी बढ़ गई हैं। अपना एक और परिवार आ चुका है एम विद शुभम, ठीक है, सरकारी नौकरी वाला परिवार। आप परेशान ना हो, सबसे पहले अभी यही पढ़ लो, है ना। इसके बाद आपको हम बताएंगे यूपी पैट की बिल्कुल अच्छे से और एक बेहतरीन अंदाज में तैयारी कराने के लिए अपना परिवार जो है, लिंक हम चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 3 से 4 क्लास मैथ की हमने उस पर वहाँ पे स्टार्ट करी है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है मैथ को, बिना पेन की मैथ, है ना। आप बिल्कुल हंसते हंसते ही देखते देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर आपको डर लगता है मैथ से तो आप जरूर देखें, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। अचार को उपचारित करने में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है किसका? तो आप कहेंगे सर नमक का। अचार के उपचार के लिए नमक का उपयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट मैंने बताया था, ठीक है, आप उसको भी ध्यान रखेंगे। 24 नंबर का प्रश्न, खाद्य पदार्थों में जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है, कैसे निष्क्रिय किया जाता है? तो आप कहेंगे सर प्रोसेसिंग, डिब्बाबंदी, या दोनों से? नहीं भाई, डिब्बाबंदी से नहीं, प्रोसेसिंग से जो है खाद्य पदार्थों में जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है, उन्हें डीएक्टिवेट किया जाता है। अब प्रोसेसिंग का एक नाम और है स्टेरलाइजेशन, आप इसको भी याद रखेंगे। मदिरा किण्वन में जो है ईस्ट का प्रयोग होता है, ईस्ट योगदान रखता है, ठीक। चलो 25 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत में प्रसंस्कृत खाद्य के लिए कारक है? तो बदलती जीवन शैली, भोजन की आदतें, संगठित खाद्य खुदरा, है ना, ये सभी उल्लिखित। तो आंसर सही भी हो जाएगा सारे, है ना। बदलती जीवन शैली ये भी जो है वो प्रसंस्करण खाद्य के लिए कहीं ना कहीं ये सब जरूरी है ना। अगर बात करें भोजन की आदतें, संगठित खाद्य खुदरा, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं, है ना, हो जाएंगी आपकी। 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। चावल में उपस्थित होता है, तो भाई साहब लाइसिन और थ्रियोनाइन जो है वो चावल में उपस्थित होता है, दोनों को याद रखेंगे आप, लाइसिन और थ्रियोनाइन। पॉलिश किया हुआ जो चावल है उसमें कैल्शियम और क्या होता है बताओ? आयरन, Fe, ये नहीं होते हैं। चावल में अधिक प्रोटीन किसकी होती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जो अधिकता होती है वो उसका नाम होता है एर्गाइन। क्या होता है? एर्गाइन, आपको पहले भी बताया था। 27 नंबर का प्रश्न, भारतीय शाकाहारी भोजन में दालें किसका स्रोत होती हैं? तो आप कहेंगे सर प्रोटीन का स्रोत होती हैं। कई बार मैंने आपको बताया है, और सबसे ज़्यादा दालों में प्रोटीन पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा किस दाल में? तो आप कहेंगे सर सोयाबीन की दाल में पाया जाता है, ठीक है। चलो आप सुनते रहो, अगर सुनते तक भी याद हो जाएगी आपको।
रंगीन चावल के वर्णक जो हैं वो क्या है, तो एंथोसाइनिन है और कैरोटीनॉइड्स हैं। आप दोनों याद रखेंगे, एंथोसाइनिन और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। 29 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है, कितनी होती है भाई? तो सोयाबीन की अगर बात करें तो 20% सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लो, माइंड में सेट कर लो। 30 नंबर का प्रश्न, सिद्धांत के आधार पर जो है वर्टिकल कोन पॉलिशर भूरे चावल का चोकर को हटाता है, तो ये घर्षण हटाता है। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो, है ना। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो यार जुड़ जाओ। ठीक है, 31 नंबर का प्रश्न, एमएसजी का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। अब दो चीज़ें यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, आपसे हो सकता है पूर्ण रूप पूछ लें। देख लो, एएफडी और एमपीएन। एएफडी क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रीज ड्राइंग जो है वो एफडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और एमपीएन की अगर बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर, यानी कि सबसे संभावित जो संख्या है वो हो जाएगा इसका 32। डिवाइस भोजन के नमूने की गंध व स्वाद का पता लगाने में मदद करता है। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉनिक नाक जो है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक नाक ही होगा इसका आंसर। तो नमूने भोजन के डिवाइस भोजन के नमूने की गंध व स्वाद का पता चलाने में ये उत्तरदायी होती है ना। और अभी तक अगर शेयर नहीं किया है तो यार शेयर जरूर करो दोस्तों को, क्योंकि भगवान आपका बहुत भला करेंगे अगर आप किसी का भला करेंगे, है ना। वो बेचारा परेशान हो रहा होगा कि क्लास नहीं मिल रही है ना, कहाँ से पढ़ें, और आप अगर उसे भेज देते हैं फिर देखना आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। देखो 33 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। फॉस्टेज परीक्षण का प्रयोग किसके विश्लेषण में किया जाता है? तो आप कहेंगे सर दूध के विश्लेषण में जो है फॉस्टेज परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। चलो अब एक और बात दूध से बताओ। देखो दूध में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है वो सबसे पूर्ण प्रोटीन होती है, क्योंकि उसमें आवश्यक एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। दोस्तों एक और बात बताएं, दूध में कार्बोज लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यह द्विअणुवी जो शर्करा है केवल दूध में पाई जाती है और जो क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक, बहुत बढ़िया। एक और बात हम अगर दूध से बताएं तो दूध का जो है पास्चुराइजेशन कराया जाता है। अब बताओ क्यों कराया जाता है पास्चुराइजेशन? दूध संपूर्ण आहार है, आप सबको पता है कि नहीं। पास्चुरीकरण की दो विधियां होती हैं, एक तो होल्डर विधि और दूसरी होती है अधिक ताप व कम समय विधि। ठीक है, अब कैसे, देखो हम बताएं। देखो दोस्तों, पशुओं का जो दूध होता है वो कई कारणों से दूषित रहता है, या फिर कह सकते हैं कि संदूषित हो जाता है। हो सकता है कि दूध देने वाला जो पशु है वही अस्वस्थ हो, या फिर जो दूध लाने वाले भैया हैं, है ना, वो उन्हें किसी न किसी ऐसी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, जो इस वजह से उनके हाथ से जो है वो दूध में उसके कीटाणु वगैरह चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी विधियां होती हैं दोनों ही, होल्डर विधि और एक अधिक ताप व कम समय विधि। ठीक है, होल्डर विधि में क्या होता है, सुन लो बात, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डर विधि में क्या है, दूध को 63 से लेकर 66 डिग्री सी पर लगभग आधा घंटे के लिए गर्म करते हैं। तत्पश्चात शीघ्रता से जो ताप है 11 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया जाता है। ये हो गई आपकी होल्डर विधि। और दूसरी है अधिक ताप व कम समय। तो ये सुन लो, दूध को अधिक ताप क्रम पर लगभग 72 डिग्री सी पर सिर्फ 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। तुरंत ही दूसरे क्षण ताप जो है 11 डिग्री सी या फिर 50 फ़ारेनहाइट बर्फ तक जो है कम कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही विधियां जो है एक ही उद्देश्य है दोनों का ही। क्या उद्देश्य है कि भाई दूध को सही करना और आपको बीमारियों से बचाना। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, विकिरण का उपयोग करने वाली जो संरक्षण तकनीक है वो कोल्ड स्टरलाइजेशन है। आप समझ गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं, समझाने का पूरा प्रयास किया है कि आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं। और बिल्कुल ये वही क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाए, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना। अब सुन लो, क्लास पूरी हो गई पर बात सुन लो कुछ। ठीक है, बात सुन लो। बात यह है, फिजिकल एजुकेशन योगा की जब तक मैराथन नहीं आ रही है तब तक 3 से 4 क्लास अपने परिवार BSc पर उपलब्ध हैं। चुपचाप से देख लेना, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। ठीक है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस वीडियो के, है ना। आप चुपचाप से जा करके आराम से सारी क्लासेस को देख लो। और फूड प्रोसेसिंग की अगर और क्लासेस देखनी है, वैसे मैं कहूँगा अब आपको कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता था। सब कुछ आपको हमने बताया है। ठीक है, अगर आप BSc सेकेंड ईयर या फिर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान की हमने क्लास बनाई थी जिसमें आपके सीधे 30+ नंबर पक्के हो रहे थे।
इसमें बहुत सारी चीज़ें, डी ब्रॉगली, क्वांटम, निर्देश फ्रेम, समूह वेग, कण वेग, है ना, प्लांक विकिरण, ट्रांजिस्टर, बहुत सारी चीज़ों से जो है एमसीक्यू थे और डिटेल्स के साथ आपको चीज़ें समझाई थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे इस वीडियो की। दोस्तों, अगर आप बीए 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर, हिंदी अनुवाद की जो है हमने 3 से 4 क्लास को कंप्लीट किया है। जाकर के चुपचाप देख लो, है ना। बताओ आप हिंदी की मैराथन चाहिए तो हिंदी की भी मैराथन लेकर के आ जाएंगे। राजनीति विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप बताओ हमें राजनीति विज्ञान की मैराथन चाहिए तो हम उसकी मैराथन लेकर के आएंगे। आप हमें बस बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में कि आपको किस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास चाहिए, तो हम बहुत जल्द जल्द बना देंगे, ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग की जो और क्लासेस हैं उसको आप जरूर देख लें अगर देखना चाहें, क्योंकि वहाँ से भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी हमने इसमें तो कराई है, पर आप इस क्लास को फूड प्रोसेसिंग की जरूर देख लें। अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना, राशन कार्ड, एग मार्क, आईएसओ, हॉलमार्क से जितने भी क्वेश्चन थे, खाद्य सुरक्षा नियम, सारे हमने पढ़ाए हैं इसमें, है ना। आप अगर सारी वीडियो को कंप्लीट करके जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपका कोई तोड़ नहीं है दोस्त, कोई जवाब नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो, अब जो हम आपसे बात कर रहे थे कि हम एक एम एस शिवम, अपना जो सरकारी नौकरी वाला परिवार है वो आ चुका है। उसमें देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल की बिल्कुल बेसिक से तैयारी है ना। यूपी पैट सबके लिए बिल्कुल बेसिक से तैयारी है। मैथ्स को हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल आसान से आसान भाषा में। आप देखेंगे बिना पेन की मैथ रहेगी। 3 से 4 वीडियो मैथ की पड़ी हुई हैं। बाकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सारी क्लासेस को हम बहुत अच्छे लेवल से देने का वहाँ पे हम प्रयास करेंगे, है ना। आप हमें बस बताओ कि आप चाहते हैं। एम एस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म जो अपना परिवार है, इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे, आप देख लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पे हम कोई भी बात होती है, कोई भी पीडीएफ होती है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लो, जुड़ जाओ, अपने परिवार बन जाओ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। अपने माता पिता, अपने देश समाज का नाम खूब रोशन करो। बस स्वस्थ रहो आप। हर हर महादेव।